IVM। नमस्कार, स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। अगर कोई भारतीय सपना सभी स्टेट्स के सांस्कृतिक और आर्थिक आधारों पर कॉमन है, तो वो है अपना खुद का घर खरीदने का सपना। भारतीयों को प्रॉपर्टी खरीदना बहुत पसंद है, इतना ज्यादा कि भारतीय घरेलू धन का 77% हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश किया जाता है। हालांकि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की प्रोसेस मुश्किल हो सकती है। अगर आपने कोई घर खरीदा या बेचा नहीं है, तो आपको शायद ये एहसास नहीं होगा कि इसके लिए कितना पेपर वर्क करना पड़ता है और रिलायबल और कंप्लीट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स तक पहुंचना कितना मुश्किल है। इससे न सिर्फ तेजी से ट्रांजैक्शन करने की क्षमता प्रभावित होती है, बल्कि कभी कभी ट्रांजैक्शन ही फेल हो जाता है क्योंकि बैंक लोन देना नहीं चाहती और बायर्स घबरा जाते हैं। शुक्र है चीजें बदल रही है। आज कुछ कंपनियां प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स को डिजिटल बनाने और इकट्ठा करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे पूरे इकोसिस्टम को फायदा होता है और एनएचबी को समस्या का असंगत खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। The next half billion और the NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। वे भारत में इंटरनेट यूजर्स की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें नेक्स्ट कहते हैं। हम उन्हें पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 500 मिलियन लोगों के ऐसे समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो 2018 से 2022 तक 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। जनसांख्यिकी दृष्टिकोण से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से हैं। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक हैं और ब्लू कॉलर श्रमिक, घरेलू कामगार, सुरक्षा गार्ड आदि भी हैं। वे टेक्नोलॉजी के साथ ज्यादा आराम का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत की हलचल और महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ उत्सव। मैं एक एक्स इंजीनियर टर्न्ड मार्केट रिसर्चर, ट्रैवलर और पॉडकास्टर हूँ। और मैं हूँ निवेदिता। मैं एक एक्स इंजीनियर, कॉमेडियन और राइटर हूँ। आप सुन रहे हैं स्मार्टफोन नेशन, कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन ऑनलाइन अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे स्मार्टफोन और डिजिटाइजेशन से घर खरीदने और बेचने के जटिल प्रोसेस को आसान बना रहा है। उत्सव, तुम्हें मुझे फैंसी रेस्टोरेंट में एक्सपेंसिव लंच खिलाना होगा। तुमने घर खरीद लिया और ये बात मुझे इस पॉडकास्ट पे पता चल रही है। I'm so sorry, पर मैं पेपर वर्क से बहुत थक गया हूँ। इसने मुझसे मेरा पहला मकान खरीदने और उसे घर में बदलने की सारी खुशी छीन ली है। ओह, मुझे लगा कि पेपर वर्क बहुत सीधा है। मेरे एक दोस्त ने भी हाल ही में एक घर खरीदा। बिल्डर ने सारे कागजात प्रोवाइड किए, बैंक ने लोन प्रोसेस की और उसने घर खरीद लिया। शायद ये इसलिए आसान हुआ क्योंकि वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था। मेरी तरह रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करो, तब पता चलेगा ये काम कितना मुश्किल है। तो सेल एग्रीमेंट और डीड के अलावा तुम्हें और कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी? जिस बैंक से मैंने होम लोन लिया था, उसे उस शख्स के पिता के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए थी, जिसने उस एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट करवा कर उसे बिल्डर को बेचा और फिर उसने इस पर अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया। ओह, ये बात तो सुनकर ही मैं थक गई। फिर तुम्हें मिला वो सर्टिफिकेट? हाँ, 400 पेजेस से ज्यादा के डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, जिनमें से आधे कन्नड़ा में थे, एक ऐसी भाषा जो मैं नहीं बोलता, मुझे डेथ सर्टिफिकेट मिल तो गया। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के अनुभव तुम जैसे ही रहे होंगे। हाँ, मुंबई के ऑडियो इंजीनियर निखिल भागवत को सुनते हैं। उन्होंने हाल ही में एक घर खरीदा और सभी डॉक्यूमेंट्स एक साथ सबमिट करना उनके लिए भी काफी मुश्किल था। पहली और सबसे बड़ी समस्या थी बैंक लोन। सबसे पहले हम LIC के पास गए। LIC और HDFC के साथ हमारे सामने आम समस्या ये आई कि पहले तो बैंक से आपके घर आने वाले लोग आपको बताते हैं कि आपको लोन मिलेगा, वो इसे जल्दी प्रोसेस करेंगे वगैरह वगैरह। जैसे ही आप घर के मालिक से बात करते हैं, वो आपको लोन पाने के लिए 1 या 2 महीने का वक्त देते हैं। आप पर उस बात का भी प्रेशर बनता है और उन्हें बाकी चीजें बताने में लगभग 15 दिन लगते हैं। शुरुआत में वो इन बात पर कोई क्लैरिटी नहीं देते कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। जब आपको लगभग लगता है कि सब कुछ हो गया है और अब आपको लोन मिल जाएगा और आप ब्रांच में जाते हैं,
तो वहां एक शख्स आपको बताता है कि इन डॉक्यूमेंट्स के सेट की जरूरत है, पर जब आप वहां पहुंचते हैं तो कोई और कहता है, ओह, अब आपको ये डॉक्यूमेंट भी लाना पड़ेगा। हर स्टेप के लिए आपको 5 से 8 हजार तक प्रोसेसिंग फी देनी होगी। LIC के साथ मुझे इसी बात का सामना करना पड़ा और HDFC के साथ भी यही हुआ। भले ही उन्होंने इसे जल्द प्रोसेस करने का वादा किया था, इन डॉक्यूमेंट्स को आने में 15 दिन और लगते हैं। हम में से जिन लोगों ने अभी तक होम लोन नहीं लिया है, उन्हें मैं इसका ब्रेकडाउन देता हूं। आपको कम से कम ओरिजिनल सेल डीड, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, खाता सर्टिफिकेट, पोजेशन सर्टिफिकेट, लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। आपको प्रॉपर्टी टाइटल भी चेक करना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी पर किसी और इंसान का दावा नहीं है। पेशे से सोशल मीडिया मैनेजर हीरल शुक्ला ने भी हाल ही में एक घर खरीदा जो मुंबई की एक रीडेवलप्ड बिल्डिंग में है। उसने घर किसी ऐसे शख्स से खरीदा जिसे वो पहले से ही अच्छी तरह से जानती थी, पर फिर भी उसके सामने कई चैलेंजेस आई। रीडेवलपमेंट में आप हमेशा श्योर नहीं होते कि आपको ओसी मिलेगा या नहीं। मेरे पास अभी भी मेरा ओसी नहीं है, पर हमने एक क्लॉज में लिखवाया था कि मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट बिल्डिंग का ओसी मिलने के बाद ही पे करूंगी। तो इस तरह सेलर आपका विश्वास बनाता है और प्रोसेस आसान हो जाती है। हीरल जिस ओसी को रेफर कर रही है वो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, जिसका मतलब है कि बिल्डिंग को अप्रूव्ड प्लान और बाय लॉज के हिसाब से बनाया गया है। और ये सब सेलर को पर्सनली जानने के बाद। वो अब घर की मालिक तो है, पर अब भी उसे मानसिक शांति नहीं है। सही कहा। और बात सिर्फ मानसिक शांति की नहीं है, सेल प्रोसेस में देर होने पर डायरेक्ट मॉनिटरी कॉस्ट्स भुगतनी पड़ती है। फिर से सुनते हैं निखिल को। हाउस ओनर के पास में ऑलरेडी जो लोन चल रहा था, होम ओनर का पहले से ही कोई लोन चल रहा था, वो एक्सीड होने की वजह से उन्हें एडिशनल EMI पे करना पड़ा और हमें इसे अपने पैसों से कवर करना पड़ा। हमें 35,000 एक्स्ट्रा खर्च करने पड़े क्योंकि हमें देर हो रही थी। इसका मतलब ये है कि अगर लोन 1 महीना और अप्रूव नहीं होता तो निखिल को ज्यादा EMI का भुगतान करना पड़ता है। ये ऐसी लागत है जिन्हें कोई नहीं देखता या जिनके लिए कोई प्लान नहीं बनाता। हाँ, और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न होने जैसे इश्यूज घर खरीदने के ट्रेंड में बदलाव आने के कारणों में से एक है। रीसेंट ट्रेंड रीसेल प्रॉपर्टीज में बढ़ोतरी का है। रीसेल टू प्राइमरी ट्रांजैक्शंस का रेशियो सुधरकर 1:1 से 2:1 हो गया है, जिसका मतलब है कि पहले रीसेल मार्केट में बेचे जाने वाले एक घर के मुकाबले अब हर एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर के सामने रीसेल मार्केट में 2 घर बिकते हैं। ओसी के अलावा इसका दूसरा क्या कारण हो सकता है? क्या लोग ज्यादा सुविधाएं और बेहतर कंस्ट्रक्शन वाले नए घर नहीं चाहते? चाहते तो हैं, पर कोविड की वजह से कई नए प्रोजेक्ट्स डिले हो गए और लोग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने से हिचकिचाते हैं। लोग ऐसे घर खरीदना पसंद करते हैं जो रहने के लिए तैयार हो। ये बात तो सही है, पर मुझे बताओ, अगर तुम्हें सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो क्या होगा? और इन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? चलो शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं। लैंड स्टेट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि हर स्टेट के अपने रूल्स, लॉज, डेवलपमेंट अथॉरिटीज और अलग अलग एजेंसीज हैं। वही गवर्न करते हैं कि लैंड और प्रॉपर्टी कैसे खरीदी और बेची जाएगी। हालांकि इससे प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, पर असली चैलेंज तो तब आती है जब हम लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में सोचते हैं। चलो एक खेल खेलते हैं। गेस करो, दिल्ली में जमीन के एक टुकड़े के लिए प्रॉपर्टी के कितने पुराने रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ सकती है? शायद आजादी के पहले के रिकॉर्ड्स की, पर अंग्रेजों के आने के बाद ही, मतलब 1900 की शुरुआत समझ लो। तुमने लगभग सही पहचाना, बस 3 सेंचुरी से पीछे रह गई। 3 सेंचुरीज? मजाक कर रहे हो ना? ये मजाक नहीं है। दिल्ली में लैंड रिकॉर्ड्स उस समय के हैं जब मुगल सम्राट अकबर ने दिल्ली में दरबार लगाया था। अकबर के रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल ने भारत में पहला लैंड सर्वे डिजाइन किया था। पटवारी द्वारा मेंटेनेंस की ये सिस्टम आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में इस्तेमाल में ली जाती है, जिसे ब्रिटिश प्रशासन और भारत सरकार ने सुधारा था। ये तो बहुत बड़ी रियलिटी चेक है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड्स इतने पुराने और इतने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे साथ इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फर्म ओमीडिया नेटवर्क इंडिया के निवेशक पगजान दस्तूर हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र की कंपनियों में निवेश किया है। वो इन चैलेंजेस के बारे में आगे बात कर रही हैं।
अलग अलग टेन्योर वाले ये प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स एक्चुअली कई सरकारी विभागों में मौजूद हैं। लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और कम्युनिटी के तहसीलदारों तक। इसलिए किसी विशेष प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री और जिसे क्लियर टाइटलिंग कहते हैं, उसके न होने की समस्या मेरे ख्याल से सबसे बड़ा इशू है। अगर मैं अभी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती हूँ तो मेरा एक असेट क्रिएट करके बेचने के लिए इन सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से सारी जानकारी हासिल करने में सक्षम होना जरूरी है। मुझे लगता है कि इकोसिस्टम लेवल पर ये जानकारी कई अलग अलग बकेट में होती है और हमारे पास ऐसा कोई सल्यूशन नहीं है जो इसे बेचने या खरीदने में आसानी के लिए इन सारी जानकारियों को एक साथ लाता हो। इससे मुझे क्षितिज बत्रा के साथ हमारी बातचीत याद आ गई। वो इकोनॉमिक्स रिसर्च बैकग्राउंड से है और उन्होंने सरकार और वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल हाउसिंग टीम के साथ काम किया है। प्रॉपर्टी टेक स्टार्टअप के साथ उनके कार्यकाल में उन्हें प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स की जटिल समस्या को हल करने में टेक्नोलॉजी की पॉसिबिलिटीज के बारे में उत्साहित किया। 2018 में क्षितिज रोहन श्रीधर के साथ टील के को-फाउंडर बने। कंपनी का लक्ष्य बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी की जानकारी को क्लीन, प्रोसेस और सिंथेसाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। वो सच्चाई का एक सिंगल सोर्स बनना चाहते थे, जहां बायर्स और लेंडर्स को सारी प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन का आसान एक्सेस मिल सके। क्षितिज ने हमसे किसी प्रॉपर्टी को खरीदने, बेचने या रीडेवलपमेंट करने में आने वाले चैलेंजेस के बारे में बात की। समस्या है कि आपके सामने ये सारी लेगेसी चैलेंजेस मौजूद हैं। अब एक मॉडर्न स्टेट है जो बेहतर रिकॉर्ड्स बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि नागरिकों को प्रॉपर्टी पर लेन देन करने की जरूरत होने पर ट्रांसपेरेंसी हो, प्रॉपर्टी के बदले लोन देने की जरूरत होने पर लेंडर्स के पास ट्रांसपेरेंसी हो, और साथ ही जब आप किसी प्रॉपर्टी का रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं या आप उसमें किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या मान लीजिए कि एक फ्लोर और बनाना चाहते हैं, तो हमारे शहरों में सभी प्रकार के जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं। तो ये देखते हुए कि ये कितनी जटिल है, उस सारी जानकारी के लिए कोई सेंट्रल रिपोजिटरी नहीं है और फ्रेगमेंटेड ज्यूरिसडिक्शन की वजह से किसी भी सरकार के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल है। कोई केंद्र सरकार आकर किसी स्टेट से ये नहीं कह सकती कि मैं अब आपके सभी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल और सार्वजनिक करने जा रहा हूँ और मैं इसे इन सभी चीजों से जोड़ने जा रहा हूँ। और अगर उन्होंने आकर कहा भी कि अदालतें अब भी इंडिपेंडेंट है, तो अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी पर लिटिगेशन है तो वो अभी भी जुडिशरी को ये कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे कि अब आप मेरा डेटा सिस्टम या मेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम से बात करें और रियल टाइम प्रॉपर्टीज पर केसेस को फ्लैग करना शुरू करें। तो ये हमारे सामने एक बहुत ही जटिल समस्या है। इससे मुझे 2006 की बॉलीवुड फिल्म खोसला का घोसला की याद आ गई, जिसमें अनुपम खेर एक मध्यम वर्गीय बूढ़े का किरदार निभाते हैं जो दिल्ली में जमीन का एक प्लॉट खरीदने में अपने जीवन की सारी बचत निवेश कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि इस पर एक गुंडे ने कब्जा कर लिया है और फिर इस जमीन को वापस पाने का कॉमेडिक सोशल ड्रामा शुरू होता है। और लाइफ इमिटेटिंग फिक्शन के एक मामले में 2013 में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी करने वाली एक गैंग को पकड़ा, जिसने जाली डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की मालिकी के प्लॉट्स बेचकर कई लोगों को धोखा दिया था। अधिकारियों ने कहा कि इस गिरोह ने अपनाया हुआ तरीका फिल्म से इंस्पायर्ड लग रहा है। अरे हाँ, मुझे वो फिल्म अच्छी तरह से याद है। पहली बार प्रॉपर्टी खरीदने की भयानकता मेरे लिए वास्तविक हो गई और इसका असर NHB पर भी पड़ता है, वक्त और पैसे दोनों के संदर्भ में। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम सीधे उस पर बात करेंगे। स्मार्टफोन नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स की समस्या नेक्स्ट हाफ बिलियन को कैसे असर करती है, इस बारे में क्षितिज बात कर रहे हैं। सबसे पहले भारत में 2/3 नागरिक मुकदमे लैंड और प्रॉपर्टी के मामले हैं, तो ये असाधारण रूप से ज्यादा है ना? इन केसेस को सुलझाने का औसत समय 20 साल है, न सिर्फ व्यापकता के संदर्भ में बल्कि इसके समाधान में लगने वाले समय के संदर्भ में भी। कई बार परिवारों में विवाद होते हैं, हर तरह के इश्यूज होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, और प्रॉपर्टी की वैल्यू को देखते हुए ये एक परिवार की कई पीढ़ियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि वो इसे ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देंगे। तो ऐसे मामले बहुत पेचीदा हो जाते हैं, वो हमारे कोड भी क्लॉग कर देते हैं।
कई बार इनका समाधान किसी के पूरे जीवन काल के दौरान भी नहीं हो पाता। मुझे ऐसे कई केसेस पता हैं जहां किसी के बच्चे या कुछ केसेस में पोते पोतियां अब भी प्रॉपर्टी का मामला लड़ रहे हैं, राइट? क्योंकि वो अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। अब इसमें एक डायरेक्ट कॉस्ट है। इंडिविजुअली घर खरीदने वाला पूरा रिस्क लेता है, इसमें कोई टाइटल इंश्योरर नहीं है, फिर उन्हें केस लड़ना होगा, फिर उन्हें पूरे सिस्टम से गुजरना पड़ता है। आप ऐसी बहुत सी कहानियां देखते हैं। कभी कभी वो इसे नॉन जुडिशियल तरीकों से रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। खोसला का घोसला में भी उन्होंने यही कोशिश की थी। अक्सर आप देखते हैं कि प्रॉपर्टी पर टाइटल डिस्प्यूट्स और अन्य प्रकार के मुकदमों को निपटाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। दूसरी बात यह है कि कभी कभी लोग ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा नहीं होता कि एक सुरक्षित निवेश होगा। भारत में ट्रांजैक्शन क्लोज करने में लगने वाला औसत समय 6 से 12 महीने के बीच है। इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कहां देखते हैं। मैं देख सकता हूं कि एनएचबी क्यों असंगत रूप से प्रभावित होता है, क्योंकि वो इस तरह की लिटिगेशन के साथ आने वाली एक्स्ट्रा कॉस्ट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और वो अक्सर ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां उनके पास अपनी प्रॉपर्टी बेचने से पहले इंतजार करने की लग्जरी नहीं होती है। अमेरिका जैसे ज्यादा मॉडर्न और विकसित प्रॉपर्टी मार्केट्स में प्रॉपर्टी पर ट्रांजैक्ट करने का समय 30 दिनों से कम है, जिसका मतलब है कि हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है। एनएचबी के लिए एक और चैलेंज भी है। अगर प्रॉपर्टी के अधिकारों को ठीक से डिफाइन नहीं किया गया है तो बैंक लोन नहीं देना चाहेंगे। इससे एनएचबी लोन के अनौपचारिक स्रोतों की तलाश करने के लिए प्रेरित होता है, जो बहुत ज्यादा महंगे और जोखिम भरे हैं। तो लॉन्ग रन में एनएचबी को उसी प्रॉपर्टी के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। टील जैसी कंपनियां ऐसी ही समस्याओं को हल करना चाहती हैं। वे भारत के 16 राज्यों में सक्रिय हैं और उनके प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन प्रॉपर्टीज हैं। क्षितिज हमें बताएंगे कि इसने एनएचबी पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डाला है। हम टियर 3, टियर 4, टियर 5 प्रकार के शहरों में और मेजर मेट्रोज की पेरिफेरी में अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस की रिक्वेस्ट में काफी वृद्धि देख रहे हैं, और वे निश्चित रूप से रूरल एरियाज होंगे। ये कुछ मायनों में बहुत दूर हैं। उदाहरण के लिए हम कई अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लेंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। एक दिन हमने एक बोरोवर की प्रोफाइल देखी जो पुणे में एक सुरक्षा गार्ड था और ऐसी लोकेलिटी में एक घर खरीदने की कोशिश कर रहा था जो पुणे के बाहरी इलाकों से 1 घंटे से ज्यादा दूर के एक गांव में है, और वो पुणे के सबर्ब्स में एक इमारत में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। वहां से 1 घंटे की दूरी पर रहता था और 20 से 25 लाख की कीमत का घर खरीदने के लिए लोन ले रहा था, और हमने उसके लिए जानकारी प्रोसेस की, चेक दिया और लेंडर ने उस प्रॉपर्टी के बदले में उसे लोन दिया। और ये एक ऐसा यूज केस है जो हम देश भर में देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को अनिवार्य रूप से किफायती आवास की जरूरत है और इसके लिए फाइनेंसिंग की जरूरत है। पर ऐसा नहीं है कि आप किसी एक ही प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बनाने में और उसे देखने में सक्षम हैं। पर जहां यूज केसेस हैं वहां जरूरत भी है, और इसे PMAY जैसी विभिन्न योजनाओं से मदद मिली है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में घर बनाए जा रहे हैं और लोग अपने मौजूदा घरों का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि ये बदलाव आ रहा है। लोगों को अपना घर खरीदने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते रहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और रेरा ने भी इस बारे में बहुत मदद की है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 घर खरीदने वालों की सुरक्षा करना चाहता है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में निवेश को बढ़ावा देने में मदद करता है। मैंने अपनी घर खरीद प्रोसेस के दौरान रेरा के बारे में सुना है, पर मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है। ये ऐसे मैकेनिज्म्स बनाता है जो प्रोजेक्ट डिलीवरी में डिलेज, प्रॉपर्टी की प्राइसिंग, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, टाइटल और बाकी चेंजेस जैसे इश्यूज को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंट तरीके से रेगुलेट और एड्रेस करता है। और नागरिक इसमें कैसे हिस्सा लेते हैं? मान लो कि किसी ने नया घर खरीदा है और प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, तो नागरिक रेरा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए डिलीवरी डेट पर डिफॉल्ट करने वाले प्रॉपर्टी डेवलपर्स को घर खरीदने वालों को बैंक लेंडिंग रेट पर 2% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, और इसमें 3 साल तक की कैद होने की संभावना भी है। रेरा के तहत बिल्डर खरीदार विवादों को सुलझाने के लिए हर स्टेट में रेगुलेटरी बॉडीज और अपेलेट ट्रिब्यूनल सेटअप किए गए हैं। किसी भी निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपेलेट से 120 दिनों के अंदर रिजोल्यूशन की उम्मीद कर सकता है। वाह, ये तो काफी हेल्पफुल है। मैं इमेजिन कर सकता हूं कि एक बायर के लिए एक बड़े प्रॉपर्टी बिल्डर के खिलाफ लड़ना कितना मुश्किल होता होगा। पर क्या रेरा सिटीजन सेंट्रिक है? सामान्य नागरिकों के अनुभव को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?
हर स्टेट का अपना एक रेरा पोर्टल है, पर इसमें भी वही चैलेंज है जो हम सरकारी पोर्टल पर देखते हैं। वे अंडरलाइंग प्रोसेस के प्रति सच्चे होने के लिए बनाए गए हैं, जिससे प्रोसेस की निष्पक्षता और पवित्रता सुनिश्चित होती है। पर ये बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं है, इसलिए बहुत से लोग इन पोर्टल का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। पर इस संबंध में चीजें बदल रही है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस हाल ही में एक ऐसा रिपोर्ट लेकर आई है जो भारत जैसे डाइवर्स एंड हेटेरोजेनस मार्केट के लिए सिटीजन फ्रेंडली रेरा पोर्टल के लिए एक मॉडल फ्रेमवर्क प्रस्तुत करता है। और अलग-अलग स्टेट्स ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है? क्या ये सिफारिशों और अपने पोर्टल्स को सिटीजन सेंट्रिक बनाने में रुचि रखते हैं? मैं प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर मंकत से कहूंगी, हमें स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताएं। हमने एक स्टेट हिमाचल प्रदेश के साथ काम किया। एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में उन्होंने कहा, हम अपने पोर्टल को सिटीजन सेंट्रिक बनाना चाहते हैं और आप हमें जानने में मदद कीजिए कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हमने आज जो उपलब्ध है उसके संदर्भ में कई स्टेट की बेंचमार्किंग की। हमने अन्य वेबसाइट देखी, जरूरी नहीं रेरा, बट अन्य वेबसाइट्स जो प्रॉपर्टी सर्च की नागरिकों को प्रोवाइडर्स के साथ या ग्राहकों को प्रोवाइडर्स के साथ बातचीत करने की अनुमति देती है। हम इस मामले में सरकार को एक प्रोवाइडर मानते हैं और समझते हैं कि ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो इस सफर को आसान बनाती है, क्योंकि अगर सफर आसान है तो लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। वरना आपके पास एक सुविधा तो होगी, मान लो एक सड़क होगी, पर अगर सड़क खराब है और कोई उस सड़क पर गाड़ी चलाना चाहता है तो आपको उस सड़क पर ड्राइव करना आसान बनाना होगा। तो हमने कुछ बहुत ही आसान चीजें की। मुझे लगता है कि रेरा फ्रेमवर्क एक प्रोसेस को तय करता है, वो लेजिस्लेशन है। हम लोगों के लिए बातचीत करना कैसे आसान बनाएं, ये बहुत आसान है। आइए सूचना प्रसार को सभी उद्देश्यों के रूप में देखें। मैं एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टीज बन रही है और उनकी क्या प्रोग्रेस है, क्योंकि इससे मुझे तसल्ली मिलती है कि बिल्डर इस प्रॉपर्टी का मालिक है। हम ये सारी जानकारी लॉगिन सेक्शन के बाहर रखते हैं। तो एक नागरिक के रूप में प्रोफाइल या लॉगिन बनाए बिना भी मैं इंटरैक्टिव तरीके से सर्च कर सकता हूँ। तो हमारे पास स्टेट का एक मैप है और आप जिले पर क्लिक कर सकते हैं और आप ड्रिलिंग जारी रखकर किसी भी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी तक पहुंच सकते हैं। और हम प्रस्तुत करते हैं उस प्रॉपर्टी की सूची क्या है, कितने फ्लैग्स है, एरिया क्या है, बिल्डर कौन है, कौन सी स्टेट में है वगैरह। मुझे लॉगिन और अकाउंट की जरूरत के बिना बुनियादी जानकारी बाहर रखने का आइडिया बहुत पसंद आया। जब मैं NHB के बारे में सोचता हूं, जो डिजिटल इकोसिस्टम में नए हैं, तो ये उनके लिए फ्रिक्शन कम कर देता है। पर मुझे उन केसेस में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है जहां इश्यूज सामने आते हैं और रिजोल्यूशंस को आसान बनाया जाता है। मैं शिशिर से कहूंगी कि हमें ये समझाए। दूसरी चीज जो हम करते हैं उसका उदाहरण यह है कि हमने पोर्टल पर ग्रीवेंस रिड्रेसल बनाया है। अब अगर मैं मान लीजिए कि एक डेवलपर के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ, अगर मैं एक होम बायर हूँ, तो पारंपरिक प्रोसेस ये थी कि मुझे एक एप्लीकेशन देनी होगी। इसमें एक फॉर्म है, न कि फॉर्म की सामग्री या RA अधिनियम द्वारा निर्धारित नियम। पर मेरे लिए उस फॉर्म को प्रस्तुत करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मैं फॉर्म को प्री फिल कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही एक प्रोफाइल बना ली है। अगर मैं प्रॉपर्टी एंटर करता हूँ तो प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानकारी सबमिट करने की जरूरत नहीं है। इससे बोर्ड के साथ बातचीत की प्रोसेस और ग्रीवेंस रिड्रेसल आसान बन जाते हैं। अगर मैं एक नागरिक के रूप में जानना चाहता हूँ कि मैं सही हूँ या गलत, तो हम पब्लिक डोमेन में केस लॉज कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। हम एक सर्च स्ट्रिंग बनाते हैं, हम चीजों की सर्च कर सकते हैं और आप सही केस लॉ प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे नागरिक, कभी कभी रिसर्चर्स भी इनमें से कुछ चीजों को महत्व देते हैं। और ये सब इस तरह से किया जाता है कि यूजर को कम नेविगेट करना पड़े
और ये अच्छी डिजाइन सिर्फ फ्रंट में ही नहीं बल्कि बैक टू फ्रंट भी है। इसलिए हमने डेटा स्टोर करने के तरीके पर भी ध्यान दिया और एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की जहां वो स्केलेबल हो और जो खुद को ऐसे रेंडर करता हो कि रेरा बोर्ड आंतरिक रूप से पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए एनालिसिस को देख सके और आदर्श रूप से अगर सभी स्टेट्स एक स्टैंडर्ड डेटा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं तो इसे एग्रीगेट किया जा सकता है और पॉलिसी होल्डर्स के लिए इसका मूल्य बहुत बड़ा है। मैं स्टेट्स में पोर्टल्स को स्टैंडर्डाइज करने की अहमियत को देख सकता हूं, क्योंकि ये डेटा हमारे जैसे देश के लिए बेहद कीमती होगा जो तेजी से शहरीकरण कर रहा है और यहाँ किफायती आवास की जरूरत है। हाँ, और इन सब का नागरिकों पर सकारात्मक प्रभाव होता है। और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। हम एक भारतीय प्रॉपर्टी स्टैक, प्रॉपर्टीज का एक नेशनल रेपोजिटरी बना सकते हैं। इसके इर्द गिर्द हम उस डेटा को पूल करने के लिए विभिन्न प्लेयर्स के लिए मल्टीपल इंटीग्रेशन बना सकते हैं, चाहे वो लेंडर्स हो, बायर्स हो या फिर कोर्ट्स हो। ये प्रोसेस को मूल रूप से आसान और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए पारदर्शी बनाएगा। इस आइडिया को मेरा वोट तो डेफिनेटली मिलेगा। घर खरीदने का मेरा अनुभव ऐसा रहा है कि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को उससे गुजरना पड़े। हाँ, पर जिस चीज के बारे में हम अक्सर नहीं सोचते वो नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए घर खरीदने का ट्रांसफॉर्मेशनल एस्पेक्ट है। शिशिर इस पर प्रकाश डालेंगे। तो पहली रिसर्च ने साबित कर दिया है कि प्रॉपर्टी का वेल बीइंग से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि प्रॉपर्टी को आप कमा सकते हैं या उसे कई तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हैं। और इसीलिए ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके अगर हम ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रॉपर्टी के असली मालिक इसका इस्तेमाल करने में सक्षम बने, तो मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए वैल्यू का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा। ये वास्तव में उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को ऊपर उठाने में मदद करेगा, जिसके वे हकदार हैं, क्योंकि वे सबसे पहले प्रॉपर्टी चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये सुनिश्चित करना कि असली मालिक प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सके, तो ये शायद उनकी जिंदगी बदल सकता है और न सिर्फ उनकी बल्कि उनकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी बदल सकता है, क्योंकि ये एक बड़ी पॉजिटिव वर्चुअस साइकिल है। जब कोई ऐसी स्थिति से आगे बढ़ता है, मान लीजिए कि वो जीवन के उचित मानक तक पहुंच जाता है, तो इसके इंटरजेनरेशनल बेनिफिट्स होते हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए ये स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, यहां तक कि नेक्स्ट हाफ बिलियन के संदर्भ में भी। अब इसका एंड इम्पैक्ट समझने के लिए सुनते हैं पगजान को कि वो प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के काम को सपोर्ट क्यों कर रही है। हमने हिमाचल प्रदेश के रेरा प्लेटफॉर्म और उनके चेयरमैन डॉक्टर बल्दी के साथ पार्टनरशिप की, जिनका विजन था इसे और कंज्यूमर सेंट्रिक पोर्टल बनाने का। क्योंकि अगर ये कंज्यूमर सेंट्रिक है, तो अगर उन्हें इसका इस्तेमाल करना है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हम उन्हें इस पोर्टल पर लाने में कैसे इसका फायदा उठाने में सक्षम हो सकते हैं। और इसलिए हम प्रैक्सिस को लाए, जिनके पास सरकार के साथ काम करने, तकनीक पर काम करने और वास्तव में रेरा पोर्टल्स को देखने और उन्हें एसेस करने का अनुभव है कि उनका बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जो व्यक्ति उस पोर्टल पर आता है, उसका अनुभव कैसा रहता है और हम उसके लिए उस अनुभव को और ज्यादा एफिशिएंट, इफेक्टिव और मीनिंगफुल कैसे बना सकते हैं। और इसलिए हमारे पास ये असेसमेंट पोस्ट था, जिसमें HP रेरा पोर्टल के लिए रिकमेंडेशंस थे और फिर बाहर के पोर्टल्स के लिए इन सभी सीखों को कंसोलिडेट करने में सक्षम होने के लिए एक रिपोर्ट थी, जिसे हम अन्य स्टेट्स में ले गए हैं और उन सिफारिशों को बाकी स्टेट के रेरा पोर्टल्स ने भी अपनाया है। हम कह सकते हैं कि प्रैक्सिस और रेरा के साथ हमारा मेन फोकस ये रहा है कि हमने 2016 में शानदार माइलस्टोन अचीव किया। हम इसे NHB के लिए ज्यादा से ज्यादा यूजफुल, मीनिंगफुल, इफेक्टिव, एफिशिएंट बनाना चाहते हैं। प्रॉपर्टी ओनरशिप का ट्रांसफॉर्मेशनल नेचर का एक परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे गरीबी के चक्र से बाहर निकालती है।
स्मार्टफोन और डिजिटाइजेशन की बदौलत न सिर्फ ये क्रांति संभव हो रही है, बल्कि ये हमारी हथेलियों तक पहुंच रही है। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडिया नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं।